Hello guys, so we are starting with government budget. देखो, गवर्नमेंट बजट टॉपिक ऑल ओवर अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। अब जैसे ओवरऑल अगर अपन 12th क्लास की बात करें तो लगभग लगभग उसके अंदर भी 8 मार्क्स का वेटेज ले जाता है। सीयूईटी में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। ओवरऑल अगर अपन कंपेयर करें इस गवर्नमेंट बजट को, एक बारी में अपन पहले इसका बेस बना लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। अब यहाँ पे इसके मैंने किताबी नोट्स खोल रखे हैं, जिससे तुम्हारे को ये पता पड़ जाएगा लैंग्वेज लिखनी कैसे। एक बारी के लिए अपन यहाँ पे पहले बेस बनाते हैं। आधे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता, गवर्नमेंट बजट सुनते ही उनको क्या लगता है कि कोई सरकार का बजट है ऐसा कुछ। मतलब जैसे अपन का बजट होता है कि मेरा इस महीने का बजट है 50,000, क्या सरकार के बजट को भी गवर्नमेंट बजट बोलते हैं ऐसा? तो सबसे पहले ये अपन एक बार दिमाग से निकाल लेते हैं, क्योंकि हर जने को पढ़ने से पहले वर्ड से तो यही लगता है। गवर्नमेंट बजट एक खाता बुक है। मतलब आज अगर अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल लें कि मोदी साहब को ये जानना है कि पूरे साल भर का, मतलब फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टिल ईयर एंड, कितना डॉलर कितना रुपीस खर्च हुआ, तो डॉलर के लिए वो बनाएंगे एक स्टेटमेंट जिसका नाम है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और रुपीस के लिए वो बनाएंगे एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का नाम है गवर्नमेंट बजट। तुम लोगों के पास नॉर्मली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो अगर जैसे अकाउंट्स जो पढ़ता है तुम में से, अब अकाउंट्स में सब्जेक्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। आज अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई इंस्टीट्यूट का पूरा तेरा खाता बुक बता, तो आई विल शो द बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट। अब सोचो देश को अपने रुपीस का पूरा के पूरा ट्रांजैक्शन बताना है कि कितना ट्रांजैक्शन पूरे साल भर में हुआ, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी खर्चा हो, मैटर नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी रिसीट्स हो, व्हाटएवर, 1 रुपया भी आ रहा है ना, भले चैरिटी है, भले डोनेशन है, भले उसका उसमें टैक्स आ रहा है, व्हाटएवर, उसका खाता बुक बनाना इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं लेंदी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा इसकी, मैं सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूं। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स, ध्यान से देखना, ये वर्ड अगर समझ में आ गया तो चैप्टर शुरू करने में मजा आएगा। विच रिकॉर्ड्स रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों को रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट के। आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिसीट शब्द में। रिसीट शब्द को बच्चे क्या समझते हैं? इनकम। भाई इनकम अलग चीज होती है, रिसीट अलग होती है। मेरे पास जितना पैसा आया, इमेजिन करो कि मैंने तुमसे फीस ली 50,000, तो 50,000 मेरी क्या है? रिसीट है। उसमें से जो खर्चे वर्चे काट के बचेगा वो इनकम है। तो गवर्नमेंट की रिसीट्स की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पास आएगा। अब सर इस पूरे टॉपिक में दो ही चीजें हैं क्या? खाली रिसीट्स और एक्सपेंडिचर? यस। इसकी एक खाता बुक दिमाग में इमेजिन करो ना, पूरे साल भर की खाता बुक बन रही है। तो अगला टॉपिक इसी में से निकल के क्या आ रहा है? अगला टॉपिक इसी में से, इसी डेफिनेशन में निकल के आ रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के, ताकि इस टॉपिक को अच्छे से एक बार एंड कर पाए। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में मेजर दो चीजें हैं, लिख दी है ऊपर, बस थोड़ा से अच्छे अंग्रेजी शब्दों में लिख रहा हूं। पहला है बजटरी रिसीट्स, दूसरा है बजटरी एक्सपेंडिचर। इसको बड़े अच्छे से समझना एक बार। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में बजटरी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, इसका मैं है ना पूरा एक बार बनाने के बाद एक एंड में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो मतलब वो रिसीट्स है, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है वो खर्चा है। अब रिसीट्स दो तरीके की होती है। रिसीट्स अब टोटल मिला के दो तरीके की होती हैं। पहली होती है रेवेन्यू रिसीट्स, शॉर्ट याद रखना, शॉर्ट नेम इसका आरआर, रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरी होती है कैपिटल रिसीट। ओके, सेम या एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं सरकार के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं एक चीज पहले बोल दे रहा हूं, चैप्टर अगर अच्छे से दिमाग में बिल्कुल फिट करना है तो तुम अपने आप को 5-10 मिनट के लिए परफेक्टली गवर्नमेंट की तरह सोचो। तुम सरकार हो, तुम्हारे खर्चे कौन कौन से होंगे, तब चैप्टर पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा। अब बात करते हैं इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब देखो 2 मिनट अपन यहीं से शुरू करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, 100% फुल ऑन फुल स्कोर हो सकता है इसमें। सिर्फ स्टार्टिंग में इस टॉपिक पे फोकस कर लिया तो बेस यही है चैप्टर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम खर्चा कर रहे हो, गवर्नमेंट हो,
तुम्हारा ऐसा खर्चा सोच के बताओ, अगर तुम गवर्नमेंट हो तो दिमाग में अपने रखो कि कौन से खर्चे पे तुम्हारे एसेट्स बढ़ रहे हैं। मतलब मैं अगर मतलब गवर्नमेंट हूं, मैं अब्रॉड गया, मेरे को ये जमीन पसंद आ रही है, प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी पसंद आ रही है, वो परचेस कर ली मैंने, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इधर सुनना, ऐसा खर्चा सोचो जिसमें तुम्हारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो तुम्हारा काइंड ऑफ फोकट का खर्चा ट्रीट हो गया। सर एग्जाम्पल दो, जैसे कि अगर मान लो गरीबों के लिए कोई योजना निकाल दी, सब्सिडीज निकाल दी, खर्चा तो हुआ। तो मैं इन दोनों में सबसे पहले एक चीज लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं ए, मैं शॉर्ट में पढ़ाना चाह रहा हूं, डिटेल चीजें यहां पे रीड करेंगे अभी। यहां पे भी लिख रहा हूं ए का मतलब है एसेट, ठीक है। ऐसा खर्चा मेरा, ऐसा खर्चा जिसमें मेरे एसेट में बढ़ोतरी हो, इंग्लिश में बोलूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच इंक्रीजेस एसेट्स। सर एग्जांपल लिख लो ताकि दिमाग में फिट रहे, तो एग्जांपल में लिख लेता हूं कि अगर मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने कोई एसेट खरीदा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कुछ है क्या? ऐसा खर्चा जिसमें मेरी लायबिलिटी कम हो, दोनों में से कुछ एक ही होता है ना। सर एक बार ये भी समझा दो, जैसे कि मैंने मान लो कि कोई ऐसे खर्चा करा कि जिससे मेरे पुराने उधार है वो चुकते हो गए, है तो खर्चा ना, रिकॉर्ड लिखोगे तो सही ना उसको, कहीं 10 लाख करोड़ रुपया चुकाया, चुकाया तो मतलब पुराना उधार चुकाया। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो मैं यहां लिख देता हूं, ये आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन। इससे मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। अब आते हैं सेम इधर, मैंने बहुत अच्छा तुम्हारे को सोचने का नजरिया दिया। तुम्हारे ऐसे खर्चे सोचो दो जो काइंड ऑफ फ्री फोकट के हैं, जिनसे तुमको रिटर्न नहीं कुछ मिल रहा है। इन शॉर्ट मतलब इंग्लिश में बोलना पड़ेगा इस चीज को, एसेट बढ़ नहीं रहे हैं, एसेट बढ़ नहीं रहे हैं, लायबिलिटी कम होने की संभावना भी नहीं है। समझे? खर्चा तो कर लिया, तुम गवर्नमेंट हो, कौन सा खर्चा किया भाई? एग्जांपल दो, सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है इसमें सोचना ही नहीं है, सब्सिडीज। और दूसरा बेस्ट एग्जांपल है इसमें योजना, सारी योजना, और भी है एक्सेट्रा लिख रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं, अभी रिसेंट में जैसे एग्जांपल ले लो, अभी लॉस एंजलिस में आग लग गई, तो अब इंडियन गवर्नमेंट मान लो कुछ भी उनको ग्रांट्स दे रही है, एड दे रही है, मान लो इमेजिन 10 लाख करोड़ रुपया दिया, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में खर्चा हुआ। क्या गवर्नमेंट के कोई एसेट बढ़े? नहीं। क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं। इंग्लिश में डिफाइन करो, दोज एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट इंक्रीज एनी एसेट्स, डू नॉट डिक्रीज एनी लायबिलिटी आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये पोर्शन तो क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? 5 मिनट देना, बताता हूं, पहले इस पे आ जाता हूं। अब तुम गवर्नमेंट हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, रिसीट आ रहा है, इनफ्लो है, इनफ्लो है तो सर कैपिटल रिसीट। सेम इसकी तरह सोचो, मेहनत का पैसा आ रहा है, मेहनत का पैसा आ रहा है तो तुमने कुछ ना कुछ बेचा है, कुछ ना कुछ तुम्हारी कंपनी बेची है। हिंदुस्तान जिंक सबसे शानदार कंपनी, सरकार ने बेच दी किसको? वेदांता को। तो सरकार ने जैसी वो कंपनी बेची, सरकार के पास पैसा आया, ऐसे पैसे आने को बोलते हैं कैपिटल रिसीट। तो इंग्लिश में बोलो, दोज रिसीट्स विच डिक्रीजेस एसेट्स, जिनसे एसेट कम हो रहे हैं, या फिर जिससे लायबिलिटी बढ़ रही है। जिससे यहां तो एसेट कम हो रही है, यहां लायबिलिटी, दोनों में से एक होगा, साथ में नहीं होंगे। यहां तो एसेट कम हो या लायबिलिटी बढ़े, दोनों का एग्जांपल दो सर। बेस्ट एग्जांपल देता हूं यहां पे, पहले का एग्जांपल एसेट वाले का देता हूं, डिस इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने हिंदुस्तान जिंक वाले का दिया। आज जैसे मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में रेलवेज बिकने वाला है, तो रेलवेज जब बिकेगा तो इंडियन रेलवेज विल बी टर्म्ड एज सम प्राइवेट सेक्टर, तो वो सरकार का कहलाएगा कैपिटल रिसीट। दूसरा एग्जांपल है बोरिंग्स। आधे बच्चे मेरे को बार बार ये बोलते हैं, सर बोरिंग्स रिसीट होती है। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं, इनकम मत सोचो ना, इसको इनकम सोचोगे ना सब गड़बड़ करोगे दिमाग में। रिसीट का मतलब होता है पैसा आना, चाहे वो उधार का आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, पैसा आना। तो मैंने उधार लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी, मैं गवर्नमेंट हूं तो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। आते हैं इस पे, समझ गए होगे वैसे तो आधे जने। रेवेन्यू रिसीट, फोकट का पैसा आ रहा है, फ्री फोकट का आ रहा है, फ्री फोकट का आ रहा है तो इसके अंदर एसेट देने नहीं पड़ेंगे, एसेट कम नहीं होंगे, लायबिलिटी बढ़ने की संभावना नहीं होगी। बेस्ट एग्जांपल सबको दिमाग में क्लिक हो गया होगा, टैक्सेस। सारे टैक्सेस दुनिया में, इंडिया में जितने भी बने हैं आज दिन तक, टैक्सेस के साथ साथ नॉन टैक्सेस भी। अब ये कौन सी नई कहानी है नॉन टैक्सेस? टैक्सेस का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको तुम लोग बोलते हो इनकम टैक्स, और दूसरे एग्जांपल में जीएसटी। और नॉन टैक्सेस का मतलब होता है जो अपने जैसे गाड़ी चलाते हुए चालान काट गया,
तो वो फाइन, लाइसेंस बनवाने जा रहा हूं, फीस, ये सब सरकार के लिए कौन सी रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स। अब तुम लोग एक बार पहले है ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स कैप्चर कर लो, फिर इसका शॉर्टकट देखना, मैं बहुत इजी शॉर्टकट सिखा रहा हूं इसका। अब देखो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन अगर आए ना, मैं तुम्हारे को सबसे इजी तरीका सिखा रहा हूं इसका। अब यहां पे अपन ने एक बारी के लिए एग्जाम में छोटा सा चार्ट बना देना, ये तो याद हो गया, इसको बोलते हैं बजटरी रिसीट्स, ठीक है, इसका पूरा नाम है बजटरी रिसीट्स। अब यहां पे बजटरी रिसीट में स्टार्टिंग में यहां पे लिख देना आरआर, रेवेन्यू रिसीट, सीआर, ये छोटा सा कॉर्नर में बना देना ताकि लर्न हो जाए। यहां पे लिख देना बजटरी एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर में यहां पे अपन लिख देंगे, याद रखना इसमें आर ई और सीई, मतलब पहले दोनों आर वाले लिख दो तो सही रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं अपन एग्जाम में इसको याद बाय द वे भूल गए तो क्या करना है, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, चारों लिख दिया। शॉर्टकट ट्रिक है, जिसको कॉन्सेप्चुअली आ गया हो इसको इग्नोर कर देना, बस सच्ची बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली आ गया हो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी शॉर्टकट ट्रिक एग्जाम में कभी कभार बहुत कोर्स में ये सबसे ज्यादा काम की आ जाती है। अपन एक बारी के लिए चारों में एरो बनाएंगे, किस में देखना है, रेवेन्यू रिसीट, रिसीट में सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, एरो बना दो एसेट का नीचे वाला, एसेट का नीचे वाला, रिसीट में दोनों में नीचे वाला एरो, एक्सपेंडिचर में एसेट का एरो बना दो ऊपर वाला, इतना तो याद रह जाएगा। ये तो हो गया एसेट का एरो, जो एसेट का एरो बनाया उसको उल्टा कर दो लायबिलिटी में, इसका ऊपर वाला एरो, ऊपर वाला एरो, ऊपर वाला एरो, ये ऊपर वाला एरो, ठीक है। आई एम सॉरी, इसमें अपन उल्टा एरो बना देंगे, नीचे वाला एरो लायबिलिटी में बना देंगे, नीचे वाला एरो, इसमें नीचे वाला एरो। अब आ जाते हैं अपन, जो अपन ने इसके अंदर एरोज बनाए, रेवेन्यूज में क्रॉस लगा दो एरो के आगे, इन शॉर्ट क्रॉस 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 क्रॉस। अब डेफिनेशन बोलो, अब डेफिनेशन खुद बोलो, दोज एक्सपेंडिचर, पहले तो डेफिनेशन किसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, दोज एक्सपेंडिचर which increases assets or which decreases liability, those expenditure which do not, cross मतलब do not increases any asset, do not decreases any liability, those receipts which either decreases assets, which increases liability, those receipts which do not decreases any asset, do not increases any liability। हो गया वीडियो में याद, ये है इसकी थ्योरी, ऑलमोस्ट जो मैंने बोला वही की वही चीजें लिखी हुई है। रेवेन्यू बजट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे सेम चार्ट अपने को, ये जो चार्ट मैंने बनाया एज इट इज ये गिवन है। ओके, एक बारी के लिए अगर तुम लोग चाहो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन के लिए तो ये तुम लोग नोट्स व्हाट्सएप ईमेल आईडी पे एक बार शेयर कर देना अपना, तो ये ईमेल आईडी पे तुम्हारे को भेज दिए जाएंगे। एक बारी के लिए खाली इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, लिखनी कैसे होती है अपने को। कैपिटल रिसीट्स की जैसे एक डेफिनेशन देख लेते हैं, कैपिटल रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स, यहां पे देखना, ठीक है, ये डेफिनेशन, एसेट कम होते हैं लायबिलिटी बढ़ती है, थोड़ी सी लैंग्वेज बेटर लिखी हुई है यहाँ पे, दोज रिसीट्स व्हिच आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, which either creates a liability or causes a reduction in assets of the government, or causes a reduction in assets of the government, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंट्स। अब एक मिनट के लिए सोचो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस इसके मेजर जो फ्रेम हुए हैं आज दिन तक, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसके फ्रेम हुए हैं वो हुए हैं आइडेंटिफिकेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं सिंपल लिख देता हूं, सिर्फ इतना सा लिख के छोड़ रहा हूं, तुम समझ जाओगे। एंड में, वीडियो के एंड में वर्कशीट जरूर अटैच करूंगा, वो तुम लोग देखना ताकि तुमको पता पड़ जाए क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। डिफरेंशिएट में कुछ भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लोगे, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स कर लोगे, डिफरेंशिएट बिटवीन बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये दोगे डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो पॉसिबली हमारे पास आ सकता है वो है आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये क्वेश्चन ही है जो थोड़ा सा अटकाएगा एमसीक्यू पैटर्न में भी। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है ए, ये मेरे को गिवन है, 1 मार्कर ले लो इसको। क्वेश्चन मेरे को गिवन है, इंडिया ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इंडिया इन्वेस्टेड 80,000 करोड़ इन दिल्ली फॉर न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट गिवन है। अब तुमको ये बोला है which of the component is highlighted in this, which component of government budget is highlighted। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया, पहले तो खर्चा,
तो रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं खर्चे में क्या एसेट बढ़ रहे हैं। यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसेट बढ़ा रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक और ले लेते हैं। इन 2023 ड्यू टू एक्सेस बजटरी सरप्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टेड $40,000 crore in Japan for the upliftment of new science and technology or for purchasing new machineries for electronic vehicles. This lead to फलाना फलाना, अपने को आगे कुछ स्टेटमेंट गिवन है बड़ा सा, और नीचे लिखा आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट या एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो तुम्हारे को पूरा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाते हुए फिर बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे एसेट बढ़ रहे हैं, या अगर इससे लायबिलिटी कम हो रही हो तो। समझ गए? ये आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, परफेक्ट क्वेश्चन। एंड में जरूर देखना, वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, कमेंट में पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो। आते हैं अगले टॉपिक पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद जो है डेफिसिट। डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, थ्योरी टॉपिक भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। डेफिसिट में तीन चीजें हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बहुत सिंपल है, शब्द में आंसर छुपा हुआ है। डेफिसिट मतलब सुनने में ही पता पड़ रहा है नुकसान। डेफिसिट माने नुकसान। नुकसान किस चीज का? रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की तरह सोचो, अगर फ्लो ब्रेक हो गया है वापस बनाओ गवर्नमेंट की तरह। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट, तो जो आंसर आएगा उसको बोला जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। सर एक बार बोलो वापस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली। तुम लोगों के टोटल खर्चे हो गए, इमेजिन करो तुम गवर्नमेंट हो, तुम लोगों ने टोटल सब्सिडीज फलाना वलाना दे दिए 10 करोड़ के, सब्सिडीज योजना वोजना। तुम्हारे पास टैक्स आया 8 करोड़ का, 2 करोड़ का जो नुकसान हो गया जेब से, उसको बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो सर ये आपने फॉर्मूला लिखा है क्या? इसको तुम फॉर्मूला या डेफिनेशन कुछ भी बोलो, दिस इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। इंग्लिश में बोलो तो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट्स इट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। सर इसका प्रैक्टिकल कैसा आएगा? खुद दिमाग लगा लो, क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होगा, अभी से सोचना चालू कर दिया करो आगे की चीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीधा गिवन हो तो बहुत बढ़िया, थोड़ा घुमा लेंगे तो क्या कर लेंगे? सब्सिडीज लिख के दे देंगे। सब्सिडीज गिवन है 3,000 करोड़, ले लेंगे। ठीक है, चैरिटी गवर्नमेंट ने दी, चैरिटी दी, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो भी ले लेंगे, जोड़ देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीधा गिवन है तो मुकाबला ही नहीं है, तो क्वेश्चन आसान है। कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद, पहले एक क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर करेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स भी सीधी गिवन होंगी क्या? कम चांसेस है। टैक्सेस गिवन होते हैं टुकड़ों में, इनकम टैक्स दे देते हैं, जीएसटी दे देते हैं, उन सारे टैक्सेस को जोड़ना पड़ता है रेवेन्यू रिसीट्स के लिए। ओके, तो इससे रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। इसका थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आता है? तुम लोग दिमाग में प्लान करना, पहले तो मैं आंसर क्या बोलने वाला हूं। इसका थ्योरी क्वेश्चन आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। सर इंप्लीकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? देखो समझते जाना। पहला इंप्लीकेशन क्या होता है? इंप्लीकेशन मतलब है व्हाट इट विल लीड टू, क्या सिचुएशन देश की होगी। तुम गवर्नमेंट हो, तुमको नुकसान क्या हो गया? टैक्स तुम्हारे पास कम आए, सरकार को टैक्स मतलब आम जनता से टैक्स लेते वो कम आए, वो कितना है? 8 करोड़। तुमने खर्चा कितना कर लिया है सब्सिडीज पे? 10 करोड़। तो तुम लोग 2 करोड़ रुपए कहां से लाओगे? ऑब्वियसली पहला रास्ता यह है कि अपन टैक्सेस की रेट बढ़ा देंगे। पहला रास्ता क्या है तुम्हारे पास? तुम रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज कर दोगे। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। अच्छा इसको मैं और करके लिखूंगा, टैक्स रेट इंक्रीजेस तो लिख रहा हूं, इसमें और करके क्या लिखूंगा? रेवेन्यू रिसीट्स इंक्रीजेस। दोनों मैंने एक ही चीज लिखी है, अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे होगे तो समझ में आएगी ये चीज। टैक्स रेट बढ़ रही है तो अपन जो ये देखते हैं ना न्यूज चैनल पे, भारत देश में 10% इनकम टैक्स बढ़ गया, 4% इनकम टैक्स बढ़ गया, वो अब देख लो कहां से आ रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट हुआ होगा इसलिए टैक्स रेट बढ़ी होगी। ओके, दूसरा तरीका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज। मतलब सर एक बार समझाओ इसको। मतलब गरीबों की जो भी योजना चल रही है ना, बंद कर दो। फार्मर्स की जो भी योजना चल रही है, पुअर की योजना बंद कर दो। तो योजना जब बंद हो जाएंगी, मतलब कि सब्सिडीज जब कम हो जाएंगी, तो भी रेवेन्यू डेफिसिट सॉल्व हो जाएगा। इंप्लीकेशन ही है, सब्सिडीज विल डिक्रीज। और क्या होगा? एक और रास्ता यह है कि हम लोग चाहें तो उधार ले सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया अगर उधार लेगी
बोरोइंग्स विल इंक्रीज। अगर इंडिया उधार लेगी तो क्या होगा, उधार लेते ही ऑब्वियसली हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि उधार चुका है या इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट। अगर तुमने उधार ले लिया तो उधार जो 2 करोड़ का लिया पहले वो चुकाओगे या 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे। सो दीज आर इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट जो इंपैक्ट करता है इकोनॉमी को। अब इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसकी लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसकी लैंग्वेज रीड कर रहा हूं। देखो, बजटरी डेफिसिट, अब हमारा किताबी लैंग्वेज बहुत काम आने वाली है। बजटरी डेफिसिट में क्या है, बजटरी डेफिसिट में हम देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट को। implication it refers to revenue deficit, it refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts during the given fiscal year। देखो, अब ये नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं जब अपन नोट्स पढ़ते हैं, तो ये वर्ड्स ही हैं जो बोर्ड्स में या फिर सीयूईटी मतलब इन सब चीजों में अपने को बहुत काम आएंगे। ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, implications of revenue deficit, it indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget। Point number 2, it implies that government is dissaving। गवर्नमेंट अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज कर रही है। एक ही रास्ता, पुरानी सेविंग्स को यूज करो, मतलब गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट के इतने खर्चे हो गए कि गवर्नमेंट पुराने गुल्लक को निकाल के उसमें से पैसा यूज कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैव टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट को अगर ये डेफिसिट क्लियर करना है तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा उधार। उधार माने कैपिटल रिसीट। वापस पढ़ता हूं। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप this deficit from capital receipt, that is through the borrowings or through disinvestment। मतलब बेचारा वहां 2 करोड़ रुपए मेरे पास जेब में कम है तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उधार लेके आऊं या मेरी ये जो बिल्डिंग पड़ी है, आई एम गवर्नमेंट, ये मेरी बिल्डिंग बेच दूं। इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी और इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और रिड्यूसेस द एसेट्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट से। आगे देखते हैं। यूजिंग ऑफ कैपिटल रिसीट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं मेरी बिल्डिंग बेच रहा हूं या मैं उधार ले रहा हूं क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा हैं, लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। तो मतलब मैं मेरे खर्चे ज्यादा होने के कारण उधार लूंगा, और उधार का प्रेशर आ गया ना, इससे उधार ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी आम जनता को बोलूंगा कि पेट्रोल का भाव बढ़ा दो। इन शॉर्ट हर चीजों की रेटें बढ़ाते जाएंगे, या फिर मैं आरबीआई के ऊपर प्रेशर डालूंगा, यार आरबीआई को बोलूंगा यार नोट छाप के दे भाई, उधार देना है वहां पे। तो अल्टीमेटली जैसे आरबीआई नोट छापेगा, वापस से मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो दीज टू सिचुएशन, उधार हुआ क्यों, क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा थे, मेरे मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हुए, उधार लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा तो इन्फ्लेशन हुआ। तो यहां पे लिखा हुआ है यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, मतलब उधार लेने के कारण leads to an inflationary situation in the economy। Higher borrowings increase the future term burden in the term of loan amount। फ्यूचर में भी 2020 में उधार लिया था, बेचारी 2024 की जनता क्यों चुकाएगी, क्योंकि 2024 की जनता पे वो बर्डन शिफ्ट होता गया। ओके, आगे देखते हैं। हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल। रेवेन्यू डेफिसिट गिव अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर कट इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट जितना ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को या तो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे, या फिर अपने टैक्स रेट मतलब रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर अपने इंक्रीज करने पड़ेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। सो दीज आर इंप्लीकेशंस। लैंग्वेज समझ में आई हो तो इस लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखी हुई है। अब आते हैं अपन फिस्कल डेफिसिट पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया टॉपिक है। प्रैक्टिकल पे आएंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा। फिस्कल डेफिसिट पे आते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या चीज है? फिस्कल डेफिसिट है इससे थोड़ा एक कदम आगे, फिस्कल डेफिसिट। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, पर एक बार फिस्कल अच्छे से समझना, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है आने के। फिस्कल डेफिसिट मतलब, ध्यान से देखना, मैंने टोटल एक्सपेंडिचर जो करे हैं, यहां पे लिख रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर, वो मेरे ज्यादा हैं, और मेरी जो टोटल रिसीट्स है, मैं कौन हूं, गवर्नमेंट, वो टोटल रिसीट्स मेरी कम है। तो मेरे पास ऑब्वियसली जब टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा थोड़ा एक मिनट और इसको काम करते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं, है ना। एक मिनट मैं इसको अभी बंद कर देता हूं, अभी एक बार अपन पहले इसको पूरे को समझ लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स ज्यादा है, मतलब मैंने क्या किया है, मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला काम आएगा, मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये दोनों ज्यादा है, माइनस मेरा जो कैपिटल रिसीट्स है और मेरे जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ये दोनों कम है। सर थोड़ा सा एग्जांपल दे दो छोटा मोटा। इमेजिन करो 10 करोड़ के मेरे पास आए, मैंने खर्चे किए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये क्या हो गया, सब्सिडीज फलाना फलाना। ये प्रैक्टिकल में काम आएगा, एक बार ध्यान देना प्लीज। इधर रेवेन्यू रिसीट्स हो गए 8 करोड़ के,
ठीक है, ये मेरे पास आया टैक्सेस फलाना। कैपिटल रिसीट मान लो 40 करोड़, मतलब ये मैंने मेरी बिल्डिंग बेची या उधार लिया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मेरे जो जेब के खर्चे हुए हैं, लेट्स से मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे गवर्नमेंट ने, ये हो गए 100 करोड़ के, चलो यहां इसको ले लेते 50 करोड़, ठीक है। तो 50 प्लस 10 60 करोड़ का तो मेरा खर्चा है, जेब में आने वाले 48, 12 करोड़ घाटे में चल रहा हूं मैं। पहले तो 1 मिनट रुको, इस 12 करोड़ घाटे को कुछ नाम दो सर, इसका 12 करोड़ का बेसिकली नाम क्या है? 12 करोड़ तुम लोग बताओ कहां से लाओगे? एक ही रास्ता है, उधार लेना पड़ेगा, देयर इज नो द वे। तो उधार लेने के लिए मतलब 12 करोड़ रुपए उधार लेंगे, फ्री में कोई देगा? ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इमेजिन करके चलते हैं हर चीज, 12 करोड़ रुपए पे मेरा 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लगा। एक एक चीज समझते जाना ताकि तुमको ये चीज पता पड़े कि क्या है। तो 12 करोड़ रुपए को पहले कुछ नाम दो। 12 करोड़ रुपए कहलाएगा मेरा नेट बोरोइंग्स। 12 करोड़ रुपए को मैं बोलूंगा नेट बोरोइंग्स। सर बोरिंग्स लिख दो ना गाइस, ये गलती मत कर देना बोरिंग्स लिखने की, क्योंकि बोरिंग्स का मतलब कुछ और होता है। क्यों, क्या मतलब होता है? जब मैं इस नेट बोरिंग्स में इंटरेस्ट को ऐड करूंगा, ध्यान से देखना, यहां पे क्लोज कर रहा हूं, ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2 चल रही है। जब नेट बोरिंग्स आ गई, इंटरेस्ट मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं जब ऐड करूंगा, अब जो आंसर आया ना भाई, उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। अब मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा 1 करोड़ रुपए, अब जो मेरा आंसर आया दैट आंसर विल बी टर्म्ड एज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इसी को अपन बोलेंगे दूसरे शब्दों में बोरोइंग्स। ध्यान देना, क्वेश्चन में स्टूडेंट ने क्या किया था पता है? स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब अपने हिसाब से उसको लगा बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऑलरेडी 13 करोड़ रुपए बोरिंग्स गिवन थी, ऑलरेडी 13 करोड़ रुपए बोरिंग्स गिवन है वहां पे। तो बोरिंग्स जब 13 करोड़ रुपए गिवन है तो वो सीधा फिस्कल डेफिसिट गिवन होता है कभी कभार। तो क्वेश्चन में बिल्कुल ओवर स्मार्ट बन के एकदम यहां से मत स्टार्ट करना, कभी कभार पहले यहां पे देखना। तो अगर बोरिंग्स गिवन हो तो वो फिस्कल डेफिसिट है, नेट बोरिंग्स हो तो वो अलग शब्द है। बोरिंग्स को ही ग्रॉस बोरिंग्स कहा जाता है। ये फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आ गया होगा मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोग डिफाइन तो कर सकते हो इसको। अब आते हैं अपन इसकी थ्योरी पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी करेंगे ना तब और मजा आएगा, प्रैक्टिकल देखना। अभी अभी अपन आ रहे हैं इसकी थ्योरी है इसकी इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है? इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, मैं एक बारी के लिए ये टॉपिक चाहूंगा अपन परफेक्टली इस टॉपिक को सिर्फ नोट्स में से करें। तो अपन आते हैं इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट क्या चीज है? ओके, फिस्कल डेफिसिट आपके इंप्लीकेशन है सबसे पहला डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप होता है फिस्कल डेफिसिट में जब उधार पे भी उधार लेना पड़े। आज तुमको पता है पाकिस्तान की सबसे मेजर ड्रॉबैक और सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या है? ये एक डेट ट्रैप। इमेजिन करो इंडिया ने उधार लिया 30 करोड़ का, 2 करोड़ का उस पर इंटरेस्ट है, ठीक है, टोटल 32 करोड़। अब अगले साल 2 करोड़ रुपए चुकाने की नहीं चुकाने, 2 करोड़ तो हर साल देने ना। वो 2 करोड़ रुपए देने के लिए सामने वाले के पास पैसा नहीं है, तो 2 करोड़ रुपए के लिए फिर उधार लेना पड़ रहा है। इमेजिन करा तुमने, 30 तो ले रखा है लोन, 2 करोड़ रुपए इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है तो 2 करोड़ के लिए उधार ले रहे हैं। अब 2 करोड़ के लिए उधार लेंगे तो उसका भी तो इंटरेस्ट लगेगा, अब उस इंटरेस्ट के लिए भी उधार ले रहे हैं। समझ रहे हो? प्रिंसिपल अमाउंट वाज ओनली 30 करोड़, उधार पे इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के लिए न्यू उधार के लिए फिर से इंटरेस्ट, एंड दिस जाल, दिस फसावट इज इन इंग्लिश इज नोन एज डेट ट्रैप। इंग्लिश में पढ़े, एक बार प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट से फिर से मेरा खर्चा बढ़ रहा है और वापस से खर्चा बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, फिर मेरे को वापस न्यू उधार लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन। अपन लोग नुकसान में आ गए, गवर्नमेंट है नुकसान में आ गए, किसके पास जाएंगे उधार लेने के लिए? सबसे पहले किसके पास जाओगे? आरबीआई के पास। आरबीआई को बोला यार प्लीज उधार दे दो, आरबीआई क्या करेगा? नोट छापेगा। आरबीआई नोट छापेगा तो मार्केट में नोट फैलेंगे, और मैंने एक लाइन तुमको सिखा रखी है, मार्केट में जितने नोट फैलते हैं, जैसे ही मार्केट में नोट फैले रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि लोगों के पास जब लोन आता है ना, लोग बोलते हैं यार बहुत सस्ता लोन दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा होता है, तो लोग जाते हैं बहुत खरीदारी करते हैं, तो सामने वाला रेटे बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। दिस इज द होल सिनेरियो। तो ये लोन लेने के कारण फैला। तो जैसे ही गवर्नमेंट मेनली बोरोस फ्रॉम आरबीआई,
to meet its fiscal deficit. RBI prints RBI prints new currency to meet the deficit requirement. It increases the supply in the economy and creates inflationary pressure. इसका मतलब है अपनी रेटें बढ़ जाती है चीजों की, पेट्रोल, दाल, चावल, आटा महंगा हो जाता है. फॉरेन डिपेंडेंसी, थर्ड इंप्लीकेशन, उधार लेने का तीसरा रास्ता है अपन जाएंगे किसके पास, अब्रॉड, विदेश से उधार लेंगे तो अपनी विदेश पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी. तो फॉरेन डिपेंडेंसी, गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस इट्स डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज. नेक्स्ट आते हैं, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ. उधार आज लिया है, इमेजिन करो 2020 में उधार लिया होगा, इमेजिन करो 2020 में उधार लिया होगा, ब्याज कौन चुका रहा है उसका, 2021 चुका रहा है उसका ब्याज, 2022 चुका रहा है उसका ब्याज, 2023 चुका रहा है, 2024 चुका रहा है. क्यों चुका रहे 2023-24 वाले? 2023-24 वाली जनता या इकोनॉमी ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, पुराने नुकसान का ब्याज अपन अभी चुका रहे हैं. भाई वो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने थे, पर वो 100 करोड़ रुपए तो पुराना ब्याज है. So it hampers the future growth. It is hampering the future growth. Now you can understand why Indian economy is still into developing. एक main reason ये भी है, borrowings increases the financial burden for future generation. It adversely का मतलब होता है negative. It negatively affect the future growth and development prospects of the country. So guys, these are implications. ये बहुत अच्छी लैंग्वेज में गिवन है. एक बार इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो.